नमस्कार दोस्तों। मेवाड़ जो राजपूत गौरव का एक उदाहरण था और मुगल साम्राज्य का संघर्ष जिससे लगातार चलता रहा, अंततः कैसे मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि हो गई। वह संधि की कौन सी शर्तें थी जिसके आधार पर मेवाड़ मुगलों के साथ समझौता कर लेता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जहांगीर के बाद जो मुगल साम्राज्य है वह किस तरीके से मेवाड़ के साथ डील करता है और अंततः बाद में मेवाड़ के साथ किस तरीके से संधि हो जाती है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए समझे जहांगीर और मेवाड़ के बीच संघर्ष को। जहांगीर के समय हम देखते हैं कि जो मेवाड़ है उससे शत्रुता परंपरागत रूप से बनी हुई थी। हमने बार बार यह समझा है कि सबसे पहले हमको दिखता है राणा सांगा के साथ संघर्ष, और यह संघर्ष होता है बाबर का। पानीपत का युद्ध होता है। उसके बाद उदय सिंह, इनसे भी संघर्ष होता है अकबर का। फिर आपके महाराणा प्रताप, इनसे संघर्ष होता है अकबर का। इसके बाद अमर सिंह, इनसे संघर्ष होता है जहांगीर का। और उसके बाद करण सिंह, यह प्रमुख राजा हैं मेवाड़ के, इनका कनेक्शन है इससे मुगल साम्राज्य से। तो मुगलों और मेवाड़ के बीच लंबे समय से शत्रुता बनी आ रही थी। इस शत्रुता का प्रमुख कारण यह था कि मेवाड़ किसी भी शर्त पर झुकने को तैयार नहीं था। राजस्थान का जो क्षेत्र है उस पर मुगलों का अधिकार होना जरूरी था। जरूरी क्यों था? क्योंकि मुगलों ने गुजरात पर आक्रमण किया था। गुजरात के जो बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों पर मुगलों का अधिकार हो चुका था, और अगर इस अधिकार को बनाए रखना था तो कहीं न कहीं जो राजस्थान का क्षेत्र है उसका समर्थन मिले किसको? मुगलों को। और अगर यह समर्थन ना मिलता तो यह बंदरगाह भी या गुजरात का क्षेत्र भी लंबे समय तक नहीं टिक सकता था। इसी कारण हमने देखा था कि जो आपका अलाउद्दीन था उसने भी हमला किया था चित्तौड़ पर, और उसका कारण भी यही था कि वह उस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण चाहता था जो दिल्ली को जोड़ता था गुजरात से। पद्मावती की कहानी बहुत बाद में जोड़ी गई है और उसका ऐतिहासिक पक्ष बहुत ही कमजोर है। कुल मिलाकर राजस्थान एक ऐसा बिंदु था जिस पर नियंत्रण करने का मतलब गुजरात पर परमानेंट नियंत्रण बनाया जा सकता था। यही कारण था यह शत्रुता लगातार चली आ रही थी। राजस्थान में बहुत सारे जो राजा हैं वह मुगल साम्राज्य से पिछली अकबर के समय संधियां कर लेते हैं, लेकिन मेवाड़ किसी भी शर्त पर संधि करने को तैयार नहीं था। बहुत सारे लोगों को भेजा जाता है। अकबर बार बार यह कोशिश करता है कि मेवाड़ किसी भी तरीके से संधि कर ले, लेकिन मेवाड़ किसी भी शर्त पर झुकने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनके जो राजा हैं वह बहुत प्रतापी है, बहुत स्वाभिमानी है। राणा सांगा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप और उसके बाद अमर सिंह, यह सारे लोग किसी भी शर्त पर झुकने को तैयार नहीं थे। जहांगीर जब सिंहासन पर बैठता है तो उसकी भी यही कोशिश होती है जो कोशिश अकबर ने की थी। वह किसी भी तरीके से जो मेवाड़ है उसको अपने अधीन ले आए। जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम को बनाता है सेनापति, और सेनापति बनाकर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। शुरुआती चरण में कुछ किलों को शाहजहां जीत पाता है, लेकिन उस समय उनका राजा है अमर सिंह, उसके हमलों को नाकाम कर देते हैं। उस समय शाहजहां की सेना आगे हो पाती है, लेकिन वह भी आगे इसलिए हो पाती है कि अमर सिंह आगे होने देते हैं। वो क्या रहा था? अरावली का क्षेत्र था, और उस अरावली के क्षेत्र से जहांगीर को गुजरना था। मेवाड़ पर अधिकार होने का मतलब अरावली के क्षेत्र को पार करना और उसके बाद मेवाड़ पर कंट्रोल करना। ये जो अरावली का क्षेत्र था यह मेवाड़ के लिए बहुत ज्यादा परिचित क्षेत्र था। मेवाड़ के लोग इससे बहुत ज्यादा परिचित थे, स्पेशली जो यहाँ की जनजातियां हैं जिनमें दो सबसे फेमस है, एक आपकी भील और एक आपकी मीणा जनजाति। यह दोनों जनजातियां मेवाड़ को सहायता कर रही थी, या हम कहें कि अपने क्षेत्र के अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मेवाड़ के साथ मिलकर युद्ध कर रही थी। शाहजहां हमला करता, कुछ समय के लिए यह लोग पीछे हो जाते, लेकिन वह पार्ट था इनकी योजना का। इसको कहते हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति। दुश्मन को अपने जाल में फंसाकर एकदम से हमला करना। इस पद्धति के साथ मेवाड़, भील और मीरा तीनों एक साथ लड़ रहे थे। इसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ। इस कारण से हम देखते हैं लगातार युद्ध होते रहते हैं, लेकिन अंततः इस युद्ध का परिणाम यह निकलता है कि 1615 में अमर सिंह ने जहांगीर से संधि कर ली और संधि की कुछ शर्तें तय की गई। जैसे जहांगीर अब अधिपति है किसका? मेवाड़ का, यानी सुरजैन स्वीकारा गया किसको? जहांगीर को। दूसरा, मेवाड़ की जो भूमि है उस भूमि को लौटाना पड़ा किसको? राणा को, यानी अमर सिंह को। राणा मतलब राजा, तो अमर सिंह को लौटाई गई बहुत सारी भूमि। तो चित्तौड़ का किला है वह किला भी लौटाया गया अमर सिंह को,
शर्त यह रखी गई कि अमर सिंह या उनके वंशज इस किले पर कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे। हालांकि बाद में यह शर्त भी तोड़ी जाती है। इसके साथ साथ एक शर्त और होती थी, मतलब जब भी मुगल साम्राज्य से संधि होती थी या मुगलों से संधि होती थी, तो उसके साथ एक शर्त जुड़ी होती थी कि इनका जो राजा होता था, उस राजा को जाना होता था मुगल दरबार में। जो राजा संधि कर रहा है वह राजा, और मुगल साम्राज्य में उसको कहीं न कहीं एक मनसबदार का पद दे दिया जाता था और उसी के तहत वह काम करता था। लेकिन मेवाड़ के साथ यह शर्त नहीं जोड़ी गई। मेवाड़ की तरफ से अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह जाते हैं मुगल दरबार में। इन सब के अलावा मेवाड़ से 20 लाख रुपए भी लिए गए। तो यह क्या था? संधि की शर्तें। आइए इस घटनाक्रम को डिटेल से समझते हैं। जहांगीर ने मेवाड़ पर कई अभियान किए। पहला अभियान 1600 ईस्वी में शुरू हुआ। इस समय प्रिंस परवेज को भेजा गया और बीवेर का युद्ध हुआ। दूसरा अभियान महाबत खान के नेतृत्व में भेजा गया, और कब भेजा गया? 1608 में। तीसरा अभियान अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में भेजा गया और चावंड पर आक्रमण किया गया। चौथा अभियान मिर्जा अजीज कोका और खुर्रम के साथ भेजा गया। हालांकि यह अभियान असफल रहा। पहले के सारे अभियान भी लगभग ही असफल रहे। अंतिम और पांचवा अभियान खुर्रम के नेतृत्व में भेजा गया और इसी के बाद संधि हो गई। एक एक अभियान को हम ठीक से समझते हैं, क्योंकि जब भी इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है तो बड़ी सामान्य भाषा में पढ़ा दिया जाता है, या बहुत बेसिक लेवल पर पढ़ा दिया जाता है कि जहांगीर के समय मेवाड़ ने संधि कर ली, अमर सिंह ने संधि की शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिए और करण सिंह चले गए मुगल दरबार में। लेकिन इस संघर्ष को आपको समझना होगा, स्पेशली जो राजस्थान के हैं उनको तो जरूर समझना होगा। पहला प्रयास होता है और अमर सिंह का शासन है मेवाड़ पर, और यह भी मुगल आधिपत्य को किसी भी तरीके से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मेवाड़ राजपूत स्वतंत्रता का प्रतीक था, यानी मेवाड़ दो रूपों में, एक राजा के रूप में कि एक ऐसा राज्य भी है जो किसी भी तरीके से मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं आना चाहता है। दूसरा हिंदू गौरव के रूप में भी कि एक ऐसा हिंदू राजा भी है जो किसी भी तरीके से मुगलों के अधीन नहीं आना चाहता है। लेकिन जहांगीर लगातार इस बात की कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरीके से मेवाड़ को झुका दे। इसके लिए वह 5 अभियान करता है, जिसमें 17 से ज्यादा युद्ध होते हैं। इन युद्धों को लगातार मेवाड़ विफल करता रहता है। पहला अभियान होता है 1606 ईस्वी में, और इस समय मुगलों की तरफ से जाता है परवेज और दीवेर का युद्ध होता है। प्रिंस परवेज कौन है? यह जहांगीर का ही बेटा है। इसको भेजा जाता है कि यह मेवाड़ को अधीन करे। इसके साथ असफ खान और मिर्जा गयास बेग को भी भेजा जाता है। यह सेनापति हैं। यह सब मिलकर मेवाड़ पर हमला करते हैं। इनका लक्ष्य यह था कि जो मेवाड़ है, यानी अरावली पहाड़ियों पर जो प्रमुख किले हैं, उन किलों पर कब्जा किया जाए और अमर सिंह को मजबूर किया जाए कि वह आकर मुगलों से बातचीत करे। इससे पहले अकबर के समय में भी कई अभियान भेजे गए थे। 4 राजा की बात हम करते हैं, 6 अभियानों की हम बात करते हैं। यहाँ पर भी जो आपका मेवाड़ है, वह बातचीत करने को भी नहीं तैयार है। मतलब बादशाह चाहता है अकबर की बातचीत हो, लेकिन वह बातचीत करने को भी नहीं तैयार है। तो सबसे पहला लक्ष्य यह है कि इनके कुछ किलों को जीता जाए और मजबूर किया जाए अमर सिंह को कि वह बातचीत करने के लिए आए जहांगीर से। मेवाड़ के मैदान में जो दीवेर दर्रा है, वहां पर यह युद्ध होता है। लेकिन राणा अमर सिंह और उनकी सेना, स्पेशली जो उसमें मीणा जनजाति के लोग हैं और एल जनजाति के लोग हैं, यह छापा मार युद्ध पद्धति अपनाते हैं। इतने घातक हमले करते हैं, और इसको लीड कौन करता है? इनका सेनापति फतेह सिंह। इतना घातक हमला होता है, मुगल सेना को कुछ समझ नहीं आता है। प्रिंस परवेज किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागता है। मेवाड़ की सेना इतना घातक प्रहार करती है कि मुगल सेना को कुछ भी समझ में नहीं आता है। मुगलों की ज्यादातर तोपें समाप्त हो चुकी थी। मेवाड़ ने उसको समाप्त कर दिया था, या फिर अमर सिंह की सेना ने उसको समाप्त कर दिया था। यह मुगलों की एक बहुत अपमानजनक हार थी। परवेज जब मुगल दरबार में पहुंचता है तो उसके पद को घटा दिया जाता है, और जो मेवाड़ की प्रशंसा है वह पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। अब जहांगीर फिर से दूसरे व्यक्ति को भेजता है। इस बार भेजा जाता है महाबत खान को। महाबत खान 1608 में हमला करता है। महाबत खान स्थिति का पहले जायजा लेता है। वह समझता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर जो अमर सिंह की सेना है वह ज्यादा प्रभावशाली है। तो एक तो घेराबंदी की जाए, आसपास के क्षेत्रों को घेर लिया जाए, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां अनाज की समस्या है। अनाज कहाँ से जाता है? इन मैदानी क्षेत्रों से। तो उसने क्या किया? इन मैदानी क्षेत्रों को नष्ट करने की कोशिश की कि यहाँ हम नष्ट कर देंगे, अनाज अंदर जाएगा नहीं, पहाड़ी क्षेत्र को हम घेर कर रखेंगे, और घेर कर जब हम रखेंगे तो मजबूरी में अमर सिंह को बातचीत करने के लिए
आना ही पड़ेगा, यह इसका टारगेट है। यानी इसने क्या किया, जो उपजाऊ मैदान है, सीमावर्ती चौकियां हैं, इन सब को नष्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन अमर सिंह ने इसका भी जवाब दिया। अमर सिंह के हमलों ने महाबत खान को भी मजबूर कर दिया कि वह वापस हो जाए। महाबत खान भी वापस हो जाता है। फिर हमला करता है अब्दुल्ला खान। यह हमला होता है 1609 में और इसका लक्ष्य यह था कि चावंड पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि दूसरे वाले अभियान में चावंड ने प्रमुख भूमिका अदा की थी। लेकिन इस बार भी राजपूत बहुत ताकतवर निकलते हैं और अपनी छापामार युद्ध पद्धति के तहत वह चावंड से बाहर होते हैं। अब्दुल्ला खान को यह लगने लगा कि उसका लक्ष्य है कि चावंड पर कब्जा किया जाए, तो चावंड पर वह कब्जा कर लेता है थोड़े समय के लिए। लेकिन यह राजपूतों की योजना थी, छापामार युद्ध पद्धति का परिणाम था। चावंड पर कब्जा करने के बाद अपनी योजना के तहत जब राजपूत हमला करते हैं तो युद्ध होता है रणकपुर का युद्ध। इस युद्ध में मुगलों को घेर लिया जाता है। पिछले युद्ध में क्या हुआ था, मुगलों ने घेरा था प्रताप को। इस युद्ध में क्या हुआ, प्रताप ने घेर लिया मुगलों को। यानी चावंड पर अब मुगल सेना पहुंच चुकी थी, तो जो राजपूत सेना है अब उसने घेर लिया और मुगलों की बहुत दुर्दशा हुई। यहाँ पर मुगल सेना किसी तरीके से जहां से भी अपनी जान बचाकर भाग पाती है। फिर अभियान होता है चौथा अभियान। यह अभियान होता है 1611 में। इस बार मिर्जा अजीज खोका और प्रिंस खुर्रम, यानी जिसको बाद में शाहजहां कहा जाता है, वह युद्ध के मैदान में आता है। प्रयास इस बार भी यही है कि अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर छापेमार युद्ध पद्धति में फंस गए तो किसी भी तरीके से हम जीत नहीं पाएंगे। यह कहां से सीखा, तीसरे वाले अभियान से। और दूसरे वाले अभियान से क्या सीखा था कि घेराबंदी बना के रखनी है। तो इन्होंने क्या किया, आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो खेती की जमीनें हैं, फसल है, ग्रामीण हैं, उन सबको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। टारगेट इनका यह था कि किसी भी तरीके से कोई भी सप्लाई मेवाड़ को ना पहुंच सके या फिर अमर सिंह को ना पहुंच सके। लेकिन मिर्जा अजीज कोका और खुर्रम के बीच ही मतभेद हो जाता है। दोनों रणनीतियों को लेकर आपस में ही लड़ पड़ते हैं। इसके परिणाम यह होता है कि मुगल सेना को वापस बुला लिया जाता है और एक बार फिर से मेवाड़ पर अधिकार नहीं हो पाता है। फिर पांचवा प्रयास खुर्रम अकेले करता है। इस बार भी किले को घेरा जाता है और आसपास के क्षेत्रों को लूटा मारा जाता है। इस बार ना केवल क्षेत्रों को जलाया जाता है, बल्कि तेजी के साथ लोगों का धर्मांतरण भी करवाया जाता है। औरतों को मारा जाता है, उनके साथ गलत काम भी किया जाता है, बच्चों को मारा जाता है, आसपास के किसानों को मारा जाता है, खेती की जमीनें नष्ट कर दी जाती है, गांव जला दिए जाते हैं। यानी किसी भी तरीके से जो कुछ मेवाड़ के आसपास में है उन सबको नष्ट कर दिया जाता है। इससे मेवाड़ के क्षेत्र से बहुत सारे लोग दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। इन सब के कारण अमर सिंह को यह समझ में आया कि अब मुगल सेना का लक्ष्य मेवाड़ नहीं है, बल्कि आसपास की जनता है। अगर अब उन्होंने बातचीत ना की तो इसका परिणाम यह होगा कि आसपास की जनता ही मारी जाएगी। इनमें उनकी माता पक्ष के, यानी अमर सिंह की माता पक्ष के एक चाचा हैं, उनका नाम है शुभकर्ण। शुभकर्ण भी हस्तक्षेप करते हैं। वह कहते हैं कि बातचीत ही तो करनी है और जहांगीर केवल इसलिए परेशान है कि बातचीत कर ली जाए, किसी तरीके से केवल बातचीत हो जाए, तो कहेंगे जैसे कहेंगे उसको समझ लिया जाएगा। लेकिन एक बार मेवाड़ जहांगीर से मिले तो, या फिर हम यह कहें कि मेवाड़ का राजा जहांगीर से मिले तो। और अमर सिंह ने भी यह समझा कि अगर उनकी शर्तों पे समझौता हो जाता है और इससे जो आम ग्रामीण है, आम किसान है, मजदूर हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा हो सकती है, तो समझौता शायद किया जा सकता है। यहाँ पर समझौते की शर्तें तय हुई। शर्तों में क्या रखा गया, मेवाड़ की जितनी भी भूमि मुगल साम्राज्य के पास है वह लौटा दी जाए। पिछली चित्तौड़ का किला मेवाड़ को लौटा दिया जाए। जहांगीर इस शर्त को मान लेता है। दूसरी शर्त, व्यवस्था यह होती थी कि जो भी राजा शर्त स्वीकार करता था, यानी संधि करता था, वह दरबार में जाकर उपस्थिति देता था। लेकिन अमर सिंह ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। इस शर्त पर भी जहांगीर तैयार हो जाता है। अमर सिंह की जगह कर्ण सिंह मुगल दरबार में जाते हैं और उनको 5000 का मनसबदार बनाया जाता है। इन सबके अलावा किसी भी तरीके का कोई वैवाहिक संबंध नहीं होगा। किसी भी तरीके से जो सेना है वह मुगलों के अधीन नहीं होगी। राजपूत जब चाहें अपनी सेना को बढ़ा सकते हैं, उनका जैसे चाहे वैसे प्रशिक्षण कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। यानी एक तरीके से केवल यह एक कागज का टुकड़ा था। अगर हम इस बात को हटा दें कि कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होंगे, इसके अलावा ऐसी कोई शर्त नहीं थी जो इससे पहले मुगल स्वीकार करते थे। कुल मिलाकर यह समझौता हो गया। मुगल दरबार की जो किताबें हैं उनमें बढ़ा चढ़ाकर इस बात को लिखा जाता है कि अंततः जहांगीर के समय मेवाड़ ने संधि कर ली।
लेकिन जब आप संधि की शर्तों को देखेंगे तो बड़ी लिमिटेड सी शर्तें हैं और उन शर्तों का भी कारण यह था या फिर उन शर्तों को भी स्वीकार करने का कारण यह था कि आम जनता को मारना शुरू कर दिया था जहांगीर की सेना ने या फिर बाद में खुर्रम ने। अब यह शर्तें कितने समय के लिए चलती हैं? हम देखते हैं कि राणा कर्ण सिंह के समय तक यानी अमर सिंह के बाद जब कर्ण सिंह राजा बनते हैं, उनके समय तक यह शर्त चलती है। लेकिन उसके बाद इस शर्त को धीरे-धीरे तोड़ा जाने लगता है। राणा जगत सिंह सबसे पहले इस शर्त को तोड़ते हैं, चित्तौड़ के किलों को मजबूत करते हैं, उनकी दीवारों का मरम्मत करवाते हैं। मुगल दरबार इसमें हस्तक्षेप करता है और जहांगीर का पुत्र शाहजहां उस समय बादशाह है, वह एक सेनापति भेजता है फैजुल्ला खान और निर्माण कार्य को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। लेकिन आने वाले समय में इसका फिर से पालन नहीं किया जाता है। राणा राज सिंह के समय फिर से किलेबंदी की जाती है और बाद में मुगल साम्राज्य ही समाप्त हो जाता है और यह किला वर्तमान में यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। तो इस तरह जो चित्तौड़ का किला है, वह आज की डेट में क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब हम यह समझे जो अलग-अलग इतिहासकार हैं, वह इस पर क्या विचार रखते हैं? यानी जहांगीर और मेवाड़ के बीच जो यह समझौता हुआ, उससे पहले जो यह युद्ध चल रहा था और समझौते के बाद जो हुआ, उस पर इतिहासकारों का क्या विचार है? जैसे जो मुगल इतिहासकार है, जैसे तुजुक जहांगीरी, जिसको जहांगीर ने खुद लिखा है, उसकी आत्मकथा है। उसमें कहता है कि हमने कई सारे अभियान किए, लेकिन अंततः हमने चित्तौड़ को संधि करने पर मजबूर कर दिया। इसी तरीके से इकबालनामा ए जहांगीरी, जिसको लिखा है किसने? मुदबिर खान ने। इसमें भी लिखा गया है कि जो यह कॉस्ट अर्थनीति है, कॉस्ट अर्थनीति क्या? यह शब्द मैंने इसलिए लिखा है कि यह आपसे पूछा जा सकता है। क्षेत्र को घेर लेना, आसपास की सप्लाई को काट देना, यही है क्या? कॉस्ट अर्थनीति। तो इसमें यह कहते हैं कि इस तरह की नीतियां अपनाई जहांगीर ने, जिसकी वजह से मेवाड़ ने संधि कर ली। और इस नीति में हमने समझा कि क्या हो रहा था, आसपास के लोगों को मारा जा रहा था, आसपास के लोगों की हत्या की जा रही थी, जिसमें ज्यादातर कौन थे? किसान थे, मजदूर थे, आम नागरिक थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, उन सबके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था। तो यह स्रोत हो गए मुगल साइड के। सतीश चंद्र और हरबंश मुखिया जैसे इतिहासकार कहते हैं कि मेवाड़ लगातार स्वायत्त बना रहा, भले ही संधि हो गई, लेकिन फिर भी मेवाड़ ने अपनी स्वायत्तता को बनाए रखा। संधि की शर्तों के तहत अब वह मुगल दरबार से लड़ नहीं रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी स्वतंत्रता किसी तरीके से कम हो चुकी थी। ना तो उसने कोई विवाह किया, ना उसने कोई सेना भेजी, ना उनका राजा मुगल दरबार में गया। किसी भी तरीके से जो आपका मेवाड़ है, वह किसी बंधन में नहीं था। इरफान हबीब और जॉन एफ रिचर्ड बताते हैं कि जिस तरह की आर्थिक तबाही की थी, उसका अंततः यह परिणाम था कि मेवाड़ ने संधि कर ली। लेकिन बेनी प्रसाद जैसे इतिहासकार कहते हैं कि भले ही जहांगीर एक कमजोर व्यक्ति था, नशाखोर था, दरबार में जो नूरजहां है, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था, इसकी अपनी कुछ चलती नहीं थी या लगातार नशे में डूबा रहता था। लेकिन उन सब के बावजूद भी तो मेवाड़ के साथ इसने संधि कर ली या मेवाड़ ने जो इसके साथ संधि कर ली, यह इसका एक बड़ा अचीवमेंट है। कोरिफ लेफेवरे कहते हैं कि जहांगीर वैसे तो बहुत कमजोर शासक है, लेकिन उसने जो मेवाड़ के साथ संधि कर ली, भले ही उस संधि में सबसे ज्यादा योगदान खुर्रम का रहा हो, क्योंकि खुर्रम ने ही जब 5वां अभियान किया है, तो उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है, आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया है। लेकिन क्योंकि जहांगीर राजा है, तो उसकी कमजोरियों को इस संधि ने छुपा लिया। जेम्स वॉट कहते हैं कि शाहजहां ने जिन संधि की शर्तों पर यह समझौता किया था, उससे भी जो मेवाड़ है और जो मुगल साम्राज्य है, उनके बीच जो स्थिति है, वह बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं थी। व्यवस्थाएं तब भी ठीक चल रही थी, लेकिन औरंगजेब के काल आते आते इन व्यवस्थाओं को बहुत क्रिटिकल कर दिया जाता है। औरंगजेब बहुत आक्रामक हो जाता है और इससे जो मुगल राजपूत संबंध है, वह बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। और इनमें सबसे बड़ा एंगल आता है धर्म का, यानी राजनीतिक एंगल से बढ़कर अब यह धार्मिक एंगल हो जाता है, जिसका जन्म होता है औरंगजेब के काल में। जेम्स टॉड कहते हैं, यह एक ब्रिटिश इतिहासकार है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। वह कहते हैं यह एक उदार युद्ध था, एक नोबेल फाइट थी। बीवर के युद्ध को भले ही एक बड़ा परिवर्तन हम कह सकते हैं, लेकिन अंततः राजस्थान के स्वाभिमान की या राजपूत स्वाभिमान की विजय हुई थी। राजपूतों ने उन शर्तों पर समझौता किया था जो उसके स्वाभिमान को बनाए रख सकती थी। टी.एन. शर्मा अपनी किताब मेवाड़ एंड द मुगल एम्परर में लिखते हैं कि जो मुगलों ने यह विजय स्थापित की थी, वह बड़ी अस्थायी थी। छोटी-छोटी क्षेत्रों पर उन्होंने युद्धों को जीता था और राजनैतिक युद्ध से ज्यादा यह धार्मिक युद्ध था। राजपूत कहीं ना कहीं अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे
अमर सिंह ने 17 युद्ध लड़े और लगातार अपने क्षेत्र की स्वायत्तता को बनाए रखे। अंत में समझौता हुआ, लेकिन उससे भी मेवाड़ की स्वायत्तता किसी तरीके से कमजोर नहीं हुई। आरपी माकंकर लिखते हैं कि यह सिसोदिया वंश का और हिंदू संस्कृति का रक्षक साम्राज्य था। यानी मेवाड़ सिसोदिया वंश का और हिंदू संस्कृति का रक्षक साम्राज्य था। इनकी किताब का नाम है मेवाड़ सागा। उन्होंने लिखा है कि यह शर्तबद्ध अधीनता थी, यानी कंडीशनल कमीशन था। मेवाड़ ने अपनी शर्तों के साथ यह समझौता किया था। रानी लक्ष्मीबाई हुजा की किताब है जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसमें भी यह लिखती हैं कि यह अनधीन रियासत थी, यानी समझौता तो भले हुआ, लेकिन किसी भी तरीके से मेवाड़ अधीन नहीं था मुगलों के। यह मुगलों की सांस्कृतिक हार थी और मेवाड़ की सांस्कृतिक विजय थी, क्योंकि मेवाड़ अपनी संस्कृति को लगातार बनाए रख सका। लेकिन फिर प्रश्न यह आता है कि भले ही चाहे जितने हम एग्जाम्पल दें, भले ही इतिहासकारों के चाहे जितने हम वर्जन दें, लेकिन मेवाड़ ने संधि की, यह बात सही है। तो मेवाड़ ने संधि क्यों की? आपने पिछले अगर घटनाक्रम को समझा होगा तो चीज आपको समझ में आ गई होगी कि वास्तव में मेवाड़ ने संधि क्यों की। लेकिन हम तथ्यों के रूप में भी देख लेते हैं। एक तो बहुत लंबे समय से युद्ध हो रहे थे। राणा सांगा के टाइम से युद्ध हो रहा था। राणा उदय सिंह के समय युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप के समय युद्ध हुआ, अमर सिंह ने खुद 17 युद्ध लड़े। मतलब लगातार युद्ध हो रहे थे। इससे हो क्या रहा था? एक तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था, क्योंकि जब भी राजपूत युद्ध करते थे तो मुगलों की सेना क्या करती थी? आर्थिक घेराबंदी, उनके क्षेत्रों को चारों तरफ से घेरती थी और कोशिश यह करती थी कि सप्लाई को काटा जाए। यह एक पैटर्न था लगातार। आप अलाउद्दीन खिलजी वाला भी देखिए, उसमें भी यही पैटर्न था। घेर लिया गया था किले को। इससे हो क्या रहा था? जो अंदर की जनता है वह काफी परेशान है। मेवाड़ की जो अपनी आर्थिक स्थिति है वह कमजोर हो रही थी। मेवाड़ युद्धों को तो जीतता था, लेकिन क्योंकि उनकी नीतियां अलग थी। जैसे मुगल युद्ध जीतते थे तो वह क्या करते थे? किलों को लूट लेते थे, खजाने को लूट लेते थे। मेवाड़ के साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि वह किसी खजाने के साथ नहीं आते थे, सैनिकों के साथ आते थे। और मेवाड़ की अपनी जो पर्सनैलिटी है वह भी ऐसी नहीं थी। इन सबसे हो क्या रहा था? गांव उजड़ रहे थे, क्योंकि लगातार अब यह लोग क्या करने लगे थे? गांव को जलाने लगे थे, मंदिरों को नष्ट करने लगे थे, हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा था। जनता इससे बहुत ज्यादा कष्ट में थी। तो मुख्य उद्देश्य यह था कि जो जनता है उसको बचाया जाए कष्टों से। सबसे पहला कारण तो यह हो गया। दूसरा, जैसे जो इनके फेमस किले हैं, जैसे चावन का किला, चित्तौड़ का किला, यह पहले से ही जा चुका था मुगलों के अधीन। महाराणा अमर सिंह की भी काफी एज हो चुकी थी। मुगल दरबार भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। तो कुल मिलाकर बात यह समझी जा रही थी कि ऐसे कोई बड़े टकराव नहीं होंगे, आपस में समझौता करके रह लेते हैं और संधि की जब शर्तें हमारी हैं तो कर लेते हैं। बातचीत ही तो करनी है, मिलना ही तो है, और उस मिलने का परिणाम यह होगा कि बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी। तो अंततः करण सिंह, अमर सिंह तो नहीं राजी होते हैं, लेकिन करण सिंह बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं, या करण सिंह इस बात को बहुत ज्यादा आगे लेकर आते हैं कि हमको संधि कर लेनी चाहिए, मिल लेना चाहिए, एक बार मिलने की ही तो बात है, और जब संधि की शर्तें भी हमारी ही हैं तो जनता को बचाना चाहिए। और इन सब का परिणाम यह हुआ कि अंततः यह संधि हो गई। कारण आपने समझ लिए, घटनाक्रम आपने समझ लिया, और इतिहासकारों का क्या विचार है वह भी आपने समझ लिया। इस तरह से मेवाड़ और जहांगीर के बीच जो संबंध है वह विकसित होते हैं, अंततः संधि होती है। लेकिन यह संधि की शर्तें बहुत थोड़े समय के लिए चलती है। बाद में इन संधि की शर्तों को तोड़ा जाता है और मेवाड़ लगातार अपनी स्वायत्तता को बनाए रख पाता है। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।